Okay, so good morning, students, and now we shall continue our chapter number 6, manufacturing industries. And in the previous video, we had discussed about the introduction of the manufacturing industries, and also we had discussed about the importance of manufacturing. And now in this video, we shall discuss about our new topic that is on page number 66. Please take out page number 66 in your textbooks. The topic is contribution of industry to national economy. This is our today's topic. The contribution of agriculture, the contribution of industry, the contribution of industry to national economy. Okay, this is our topic. ठीक है, we shall discuss this topic today. Now, अब देखो इस टॉपिक के नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या हुआ. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, मतलब कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर टू द नेशनल इकोनॉमी. इससे पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था दैट वाज एग्रीकल्चर, उसमें वी हैड डिस्कस्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द इंडियन इकोनॉमी. इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर टू अवर नेशनल इकोनॉमी. देखो बेटा, यू ऑल नो दैट इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री. ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग आर मोर एंड मोर पीपल आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर. बट for the past 30-40 years, our secondary sector have also grown on a very good speed, and today secondary sector is also one of the largest employment generating sectors of this country. Okay, so please underline, especially over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has grown to 17% of the GDP out of the total 27% of industry, which includes 10% of mining, quarrying, electricity and gas. Please underline. ठीक है ना. तो अगर हम देखें तो कहते हैं विद इन 2 डेकेड्स, जस्ट पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले 2 यानी कि 20 ईयर्स, ठीक है ना, पिछले 2 डेकेड्स में अगर हम देखें तो हमारा जो जीडीपी में, टोटल जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो एग्रीकल्चर का जो शेयर, इंडस्ट्री का जो शेयर है हमारा, ये कितना हो चुका है? 17% एंड मोर, इससे भी ज़्यादा 17% और इससे भी ज़्यादा हो चुका थोड़ा, और ये आगे लगातार बढ़ रहा है. ठीक है, और इसके अलावा इसमें अगर इसी 17% में हम देखें तो इस 17% को अगर हम लोग 100% मान लें, सपोज इस 17% को हम लोग 100% मान लें, तो इस 100% में से 27% जो है बेटा वो आपका है इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, ये, और दूसरी बात ये डेटा थोड़ा वेरी कर सकता है. पुरानी बुक्स में कुछ और डेटा है, न्यू बुक्स में कुछ और डेटा है, तो आपने न्यू बुक्स वाला डेटा लिखना, ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है. यू हैव टू राइट द न्यू बुक्स डेटा. 27% ऑफ द, ठीक है, 27% टू द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, इसमें से 10% फॉर माइनिंग एंड क्वेरिंग. ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है वो भी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा. तो मतलब कि आप देख सकते हो, अगर हम देखें तो पिछले 20 ईयर्स यानी कि 2 डेकेड्स में ही 17% से भी ज़्यादा जो है हमारे जीडीपी में ग्रोथ, हमारे जीडीपी में रोल रहा है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का. और इसमें से इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो जितना भी रोल है उसमें 27% इंडस्ट्रीज़ का, 10% माइनिंग एंड क्वेरिंग का. ठीक है, और ये लगातार बढ़ रहा है. ये आज के टाइम में ये 20% से भी ज़्यादा हो चुका है. ये थोड़ा पुराना डाटा है. आज के टाइम में इट इज़ मोर देन 20%. इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ मोर देन 20%, और उसमें से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का मोर देन 30% हो चुका है आज के टाइम. ठीक है, ये थोड़ा पुराना डाटा था पहले. मोर देन 30% एंड 12 to 15% फॉर द माइनिंग सेक्टर. तो दैट मीन्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर टू अवर नेशनल इकोनॉमी इज ग्रोइंग कंटिन्यूसली. ठीक है, इज ग्रोइंग कंटिन्यूसली, एंड दिस मीन्स दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर जॉब्स एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर FDI to our Indian economy. And also this industrial sector is increasing our exports and decreasing our imports. ये सारा हमने पिछले उसमें टॉपिक में पढ़ा था कि what is the importance of manufacturing sector. ठीक है ना. तो ये इंडस्ट्री जो हमारा पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, ये हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने में मदद कर रहा है और इंपोर्ट्स को
डिक्रीज करने में मदद कर रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा FDI इज कमिंग टू अवर कंट्री और ऑल्सो मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज टेकिंग प्लेस. एंड इफ मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज टेकिंग प्लेस, देन दिस मीन्स दैट पॉवर्टी इज रिड्यूसिंग वेरी फास्टली, वेरी क्विकली. बिकॉज वाई पॉवर्टी इज डिक्रीजिंग? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज़्यादा पैसा आ रहा है लोगों के पास. ज़्यादा पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली गरीबी घटती जाएगी. इसका मतलब देयर इज ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर टू अवर नेशनल इकोनॉमी. इसका मतलब एग्रीकल्चर के बाद अगर हमारे देश में कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है, तो वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जिसमें से भी ज़्यादातर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी सामने आती है. इज दैट क्लियर बच्चों? चलो अब कहते हैं, अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, कहते हैं 20%. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे GDP में 17% से या 20% से ज़्यादा हिस्सा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. लेकिन अब ये कहने को तो ठीक है, हम कह रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन ना ये आज भी हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी के मुकाबले और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के मुकाबले ये रेशो जो है ना आज भी काफ़ी कम है. अगर आप लोग इसको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कंपेयर करो, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है, इंडोनेशिया, इन सब कंट्री से कंपेयर करो तो वहाँ पर ये पहले के टाइम में था 25 to 35%. अब ये और बढ़कर 30 to 40% तो हो चुका है. तो मतलब कि वो इतने छोटे छोटे देश, मलेशिया, थाईलैंड, आपका सिंगापुर, ठीक है, इस तरह के जो छोटे छोटे देश हैं जो इंडिया के मुकाबले पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज कहीं भी नहीं टिकते, वो भी हमसे आगे हैं. बिकॉज उनका भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मोर देन 30 to 40% उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उनकी इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रहा है. तो इसका मतलब ये जो 20% का जो हमने बताया, ये 17 to 20% बताया, ये आज भी काफ़ी कम है फॉर द लार्ज कंट्री लाइक इंडिया. ठीक है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये 20% जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर रहा है ये बहुत कम है. आज भी 65% जो योगदान है हमारे देश की इकोनॉमी में किसका है? प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर का. ठीक है, आज भी आज़ादी के 70 ईयर्स बाद भी एग्रीकल्चर जो है, देखो जब हम आज़ाद हुए थे तब भी एग्रीकल्चर का मेजर रोल था, और आज़ादी के 70 ईयर्स बाद भी आज भी प्राइमरी सेक्टर का ही हमारे देश की इकोनॉमी में मेजर रोल है. इंडिया इज स्टिल एन एग्रीकल्चर कंट्री. आज भी इंडिया को एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री कहा जाता है, ना कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कहा जाता है या इंडस्ट्रियल कंट्री कहा जाता है. जैसे चाइना भी किसी टाइम पे एग्रीकल्चर कंट्री था, लेकिन आज चाइना को एग्रीकल्चर कंट्री नहीं कहा जाता, चाइना को इंडस्ट्रियल कंट्री कहा जाता है. बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग में 50 to 60% से भी ज़्यादा योगदान जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है. ठीक है ना, तो दैट्स वाई चाइना आज की डेट में इंडस्ट्रियल कंट्री, लेकिन इंडिया इज स्टिल एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री. बिकॉज ये 20% इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री के लिए बहुत कम है. इसको कम से कम 50% तक तो कम से कम होना चाहिए था. चलो 50 नहीं है तो कम से कम 40% तो हो. ये आज भी साउथ ईस्ट एशिया जैसे छोटे छोटे कंट्रीज से भी कम है. थाईलैंड इतना छोटा देश है, मलेशिया इतना छोटा देश है, सिंगापुर इतना छोटा देश है, वहाँ पर भी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़्यादा है, तो वो भी हमसे आगे हैं. तो सोचो हमारे लिए कितना कम हो गए. तो इंडिया जैसे इतने बड़ी पॉपुलेशन वाले और इतने बड़े एरिया वाले कंट्री के लिए ये चीज़ बहुत कम है. इसको बढ़ाकर 40 to 50% होगा, तब जाके कुछ हद तक सही मायने फ़ायदा हमें मिले. ये बहुत कम है. इज दैट क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इंडस्ट्रियल लोकेशन. राइट द क्वेश्चन. एक स्टेटमेंट क्वेश्चन लिखो बेटा, स्टेटमेंट क्वेश्चन. इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिंस. The contribution of industries ब्रैकेट में लिख लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. The contribution of industries और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर in India is growing at a fast pace. Comma, but still it is very less according to our requirements. Commas closed. Explain the statement in detail. ठीक है, फॉर 3 marks और 5 marks. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंडस्ट्रियल लोकेशन. एक और क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द आइडियल लोकेशन फॉर एनी इंडस्ट्रियलिस्ट
what should be the ideal location for any industrialist to set up his industry in any particular area? 1 marks or 3 marks? 1 marks or 3 marks? चलो, ये आई एम रबिंग दिस नाउ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन, अच्छा जी। अब देखो बेटा, इंडस्ट्रियल लोकेशन में अंडरलाइन प्लीज, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हाँ, यहाँ से टिक करो। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा। अंडरलाइन करो। देखो, कहते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन में जब भी सपोज मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं अपनी किसी जगह पर ना फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले किसी भी एरिया में क्या क्या चेक करूँगा कि मुझे क्या क्या मिले। देखो, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा? लेबर, यानी कि मैं चेक करूंगा कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है या नहीं। मैं फैक्ट्री लगा लूँ लेकिन मेरे को काम करने के लिए बंदे ही नहीं मिलेंगे तो मेरी फैक्ट्री में काम कौन करेगा? तो मैं हमेशा सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है या नहीं, और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है तो वो कितना सस्ता है या कितना महंगा है, लेबर सस्ती है या महंगी है। अगर लेबर सस्ती होगी तो मैं ज़रूर वहाँ पे फैक्ट्री लगाऊंगा, बिकॉज मुझे कम पैसों में ज़्यादा लोग काम करने के लिए मिले। दैट्स वाई अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, इसको ऐसे लिख सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। नेक्स्ट नंबर टू में क्या चेक करूंगा बच्चों? कैपिटल। ये सारे ना आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, पिछले साल 9th में भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था। अब कैपिटल क्या है? मुझे उस एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कि कितना वहाँ पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी एरिया में इंडस्ट्री लगानी है और मुझे वहाँ पर कम पैसा खर्च करके ज़्यादा अच्छी इनकम हो रही है तो वहाँ पर मैं इंडस्ट्री ज़रूर लगाऊंगा। सपोज़ मैं किसी ऐसे एरिया में, ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मुझ पर कितने सारे टैक्स लग जाएँ, 10 तरह के टैक्स लग रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी करना इतना महंगा है, तो मैं वहाँ पर इंडस्ट्री लगाऊंगा। क्योंकि फिर मुझे वहाँ इंडस्ट्री लगाने का फ़ायदा नहीं कुछ भी। 10 तरह के टैक्स भर रहा हूँ मैं, मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो फिर मुझे सामान बेचने का फ़ायदा ही नहीं कोई भी, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर मुझे इंडस्ट्री लगानी है तो मैं ये भी चेक करूँगा कि मुझे वहाँ पर कैपिटल का खर्चा, यानी कि पैसे का खर्चा कितना ज़्यादा या कितना कम करना पड़ेगा। अगर मेरे को कम पैसों में ज़्यादा अच्छी मेरी फैक्ट्री लगा हो जाती है, मुझे कम खर्चा करना पड़ रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ कम पैसों में, तो मैं ज़रूर वहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहूँगा। लेकिन अगर मुझ पर 10 तरह के टैक्स लग रहे हैं, सपोज़ गवर्नमेंट ने मुझ पर 10-20 तरह के टैक्स लगा दिए, ठीक है, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी इतना ज़्यादा है, तो फिर मुझे अपना प्रोडक्ट बनाकर फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, सारा पैसा तो मेरा टैक्स में निकल जाएगा, सारा पैसा तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हो जाएगा, तो उसको बेचकर मुझे सामान को बेचकर प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है ना। तो अगर मैं हमेशा ये भी चेक करूंगा इंडस्ट्री लगाने से पहले कि मुझे कैपिटल कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितने मुझ पर टैक्स लगेंगे, और मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी। अगर मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी और मुझ पर टैक्स बर्डन भी कम होगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर इंडस्ट्री में लगाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये भी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ज़रूर चेक करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट, कि हमें कैपिटल कितना खर्चा करना पड़ेगा किसी भी एरिया में अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो। नेक्स्ट नंबर 3, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। आप अगर किसी भी एरिया में इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आप हमेशा ये भी चेक करते हो कि आपको पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कितनी अच्छी मिल रही है या कितनी ख़राब मिल रही है। सपोज़ कोई ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बड़ी अच्छी है, दिन में चलो 21 आवर्स या 22 आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर 24 आवर्स आ रही है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 24 आवर्स नहीं भी है तो 21-22 आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, तो आपको बहुत अच्छी लोकेशन लगेगी, आप ज़रूर वहाँ पर तो आप ज़रूर वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहोगे। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पर देखते हो आप जहाँ पर मैं कहता हूँ 10-10 घंटे 15-15 घंटे बिजली नहीं आती, ठीक है, लंबे पावर कट्स लगते हैं, तो ऐसी जगह पर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कभी भी अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहेगा, बिकॉज वो कहेगा सारा खर्चा तो मेरा जनरेटर चलाने में लग जाएगा, जनरेटर चलाऊंगा तो इतना फ्यूल का खर्चा आएगा, तो मेरे को सामान बनाकर फ़ायदा क्या, ठीक है ना। तो वो हमेशा ये भी चेक करते हैं कि पावर सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ गुड और बैड। अगर अच्छी है तो ज़रूर वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी, अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने कोई भी नहीं आता। समझ लगी बात? पावर सप्लाई इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नंबर 4, मार्केट। आपने जिस एरिया में इंडस्ट्री लगानी है उसके आसपास आपको अपने सामान को बेचने के लिए मार्केट मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट।
भी आप सामान, आप देखो ना, आप मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हो, आपने फैक्ट्री लगाई है, आपने सामान बनाया है, तो आप बना क्यों रहे हो, ताकि उस सामान को बेचकर आप पैसा कमा सको। तो अगर सामान आपने बना लिया लेकिन उसको बेचने के लिए मार्केट ही नहीं है, उसको बेचने के लिए दूर दूर तक कोई बाजार ही नहीं है, तो आपको सामान बनाने का फ़ायदा क्या फिर, उसका अचार डालने सामान का फिर, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके लिए आपके पास मार्केट भी होनी चाहिए, भी जो सामान मैंने अपनी फैक्ट्री में बनाया मुझे उसके आसपास के एरियाज़ में सामान बेचने के लिए मार्केट भी मिले, ताकि उसको बेचकर मैं पैसा कमा सकूँ, ठीक है ना। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये चीज़ भी ज़रूर चेक करता है कि जहाँ पर भी मैं फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ वहाँ पे मार्केट अवेलेबल है कि नहीं मेरे सामान खरीदने के लिए। मार्केट अवेलेबल होगी, मैं उसको बेचकर पैसा कमा सकता हूँ, तब मैं ज़रूर फैक्ट्री लगाऊंगा। अगर मार्केट ही नहीं होगी तो फिर मैं क्यों फैक्ट्री लगाऊंगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय एनी इंडस्ट्रियलिस्ट बिफोर सेटिंग अप हिज और हर इंडस्ट्री। That means these are the 4 important ideal factors for industrial location। जो हमने अभी क्वेश्चन लिखा था ना इंडस्ट्रियल लोकेशंस का, एक क्वेश्चन लिखा था अभी, तो उसके आगे और करके लिख लो, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है जी। फॉर 1 मार्क्स और 3 मार्क्स। अगर 1 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ ये 4 पॉइंट्स नाम लिखने हैं आपने, 1 2 3 4। अगर 3 मार्क्स में आता है तो चारों को एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना, इसको भी चारों को एक्सप्लेन कर देना एक एक लाइन, ठीक है। 1 मार्क्स में आपने अकेले नाम लिखने, कॉपी में आपने चारों 3 मार्क्स के क्वेश्चन हिसाब से करना है, कॉपी में एक्सप्लेन भी कर देना, लेकिन पेपर में चेक कर लेना कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, अब इसके नेक्स्ट ना एक आपकी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी हुई है, अंडरलाइन द स्टेटमेंट। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, आपके पेपर अपनी बुक में दी हुई है, आपके देखो, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स द अर्बनाइजेशन फॉलोज, ठीक है। अब इससे पहले कि ना मैं एक चीज़ आपको इसके बारे में एक और बता दूँ, इस चीज़ के बारे में पहले ये थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा और सुन लो। कई बार क्या होता है, हम इंडस्ट्रीज चेक करते हैं, इंडस्ट्रीज की ना उनको चारों चीज़ें अगर नहीं भी मिल पा रही, ये चारों चीज़ें ना एक जगह पे मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर चारों चीज़ें एक साथ नहीं भी मिल पा रही तो इंडस्ट्रीज कोशिश करते हैं कि चलो चारों नहीं मिल रही तो कम से कम इसमें से 2 या 3 मिल जाए, तब भी वो इंडस्ट्री लगा लेते हैं। अगर 2 में से, अगर मान लो 4 में से कोई एक चीज़ ही मिल रही है, बाकी 3 नहीं मिल रही, ठीक है, फिर वो इंडस्ट्री लगाते ही नहीं। अगर वो कहते हैं कि चलो चारों नहीं मिल पा रही, चारों मिलना मुश्किल है, तो कम से कम 2 या 3 तो मिल जाए, बाकी एक आध का अरेंजमेंट हम खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए चारों चीज़ें एक साथ एक जगह पर मिलना मुश्किल है, एटलीस्ट 2 या 3 अगर अवेलेबल हो जाए तो तब भी इंडस्ट्री लगा लेते हैं। अगर चारों मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलो हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको अंडरलाइन करो। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज, या आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन फॉलोज। मेक द स्टेटमेंट, आगे लिखो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अंडरलाइन प्लीज। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल फॉर 5 मार्क्स। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कहते हैं जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जाती है शहरीकरण होता जाता है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, आसपास शहर का बसते जाना। आपने किसी बंजर एरिया में, किसी दूर दूर तक खाली एरिया था, कुछ नहीं था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी, ठीक है। गवर्नमेंट ने वहाँ पर ये चारों चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी, चलो 4 में से 3 चीज़ें अवेलेबल करा दी, आपने इंडस्ट्री लगा दी, आपके साथ कोई और इंडस्ट्री लगाने आ गया, फिर कोई और इंडस्ट्री लगा दिया, 10 15 20 इंडस्ट्रीज मान लो आसपास लग गई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो धीरे धीरे वहाँ पर अर्बनाइजेशन भी हो जाएगा, वहाँ पर शहर पूरा का पूरा शहर बस जाएगा। कहते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है? देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो आपको ना सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ मुंबई का। मुंबई का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ बेटा? बिकॉज बॉम्बे, जिसका पहले नाम बॉम्बे था, बॉम्बे इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जैसे लुधियाना इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब, वैसे ही मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर ना इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, वो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी, ठीक है। और वहाँ का मैनचेस्टर सिटी जो है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, आज भी है। तो कोई भी देश जो है ना, किसी भी देश का कोई भी शहर जो है, जब वो काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी बन जाता है तो उस शहर को, उस देश का मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे पंजाब में लुधियाना सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सिटी है, सबसे बड़ा। तो जब सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी लुधियाना है तो लुधियाना इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। ऐसे ही पूरे इंडिया में चेक करें ना, तो पूरे इंडिया में मुंबई इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया। तो दैट्स वाई मुंबई इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया।
तो अब मैं देखो, अब हमारी इस स्टेटमेंट के बारे में एग्जांपल देता हूँ मुंबई के। मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी ना ये मुंबई नाम से जो बॉम्बे जिसको नाम था पहले, ये सिर्फ ये एक आने सी पोर्ट था छोटा सा। पहले बॉम्बे नाम का कोई शहर नहीं था, इसको अंग्रेज़ों ने बसाया था ताकि अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सके लंदन को, और लंदन से सामान वापस रॉ मटेरियल मंगा सके इधर। तो सिर्फ वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए था। धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के साथ साथ वहाँ आसपास छोटी छोटी इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई तो थोड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी लगनी शुरू हो गई, और जैसे जैसे वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, आसपास लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया, लोग बसने शुरू हो गए वहाँ पे, और धीरे धीरे लोग बसते गए बसते गए बसते गए, पूरा का पूरा शहर ही बन गया। एंड टुडे मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी इंडिया का। तो दैट्स वाई वहाँ पर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई इट हैज़ लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन फॉलोज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होता जाता है उससे होता क्या है कि लोगों को ना वहाँ पर जॉब्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी लोगों को उतनी ज़्यादा जॉब्स वहाँ पे मिलेगी। तो जिस जगह पर लोग काम करते हैं वो डेफिनेटली उसके आसपास ही रहना चाहेंगे। अगर वो कहीं बहुत दूर रहेंगे तो उनको इतना दूर अप डाउन करना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। तो लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ मैं काम करता हूँ उसके आसपास ही मैं घर भी बसा लूँ। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे लोग ना आसपास अपनी फैक्ट्रीज़ के आसपास ही रहना शुरू कर देते हैं, बसना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे करते करते पूरा का पूरा शहर ही बस जाता है। जैसे कि बॉम्बे के केस में हुआ। लुधियाना भी पहले कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, छोटा शहर था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती गई लुधियाना का आकार जो है बढ़ता गया, और आज लुधियाना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, पंजाब में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लुधियाना में, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट टू से दैट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन फॉलोज। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जाएगा शहरीकरण भी होता जाए, क्योंकि वहाँ पर फिर माइग्रेट करके लोग आने शुरू हो जाते हैं, गाँव से शहर में बसना शुरू कर देते हैं, दूसरी जगहों से आके बसना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा आसपास शहर ही बस जाता है और अर्बनाइजेशन होने पड़ती है। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन फॉलोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ये राइट साइड पर ना, राइट साइड पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका एक टर्म आ रहा है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, अंडरलाइन प्लीज। राइट साइड टॉप पर लिखा हुआ है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, अंडरलाइन। What is meant by the term agglomeration economies for 1 marks? हे भगवान, तो हमारी बच्चों यार व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। देखो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होता है, अंडरलाइन कर लो। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज में मैं आपको सीधे समझाई देता हूँ इसमें होता क्या। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बेटा ये होता है कि ना किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में ना जब कुछ पार्ट्स में, कुछ सिटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाए, ठीक है, कुछ सिटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाए और बाकी सारे शहरों में ना हो, बाकी सारी जगहों पर ना हो, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे सपोज इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में मान लो 500 सिटीज़ हैं। अब 500 सिटीज़ में से मान लो 50 सिटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा अच्छा हो गया, सपोज 50 सिटीज़ में बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, सारी कैपिटल मार्केट या अर्बनाइजेशन वहीं पर हो गई। लेकिन बाकी की जो 450 सिटीज़ हैं वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से छूट गए ना। तो जो ऐसी इकोनॉमीज़ होती हैं, ऐसी इकोनॉमीज़ को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, ठीक है ना। जिसको अगर हम इजी भाषा में कहें कि व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन गेट्स लिमिटेड अप टू some of the cities, some of the particular cities, some of the particular cities of a country,
of a country, such type of economies are known as agglomeration economy. देखो अब देखो ना, जैसे मैंने यही एग्जांपल दिया कि सपोज इंडिया में 500 शहर है, 500 शहर सिटीज़ है. अब 500 में से मान लो 50 सिटीज़, चलो 100 सिटीज़ में बड़ा अच्छा इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो वहाँ पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहाँ तो डेवलपमेंट हो जाएगी. लेकिन जो बाकी के आपके 400 शहर बच गए, 400 सिटीज़ बच गए, वहाँ पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ ना, या बहुत कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहाँ के लोगों को तो फ़ायदा मिला ही नहीं. जिससे क्या होगा कि आपके उन 100 शहरों में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि लोग वहीं पर, उनको वहाँ जॉब मिलेगी, तो वहाँ पे लोग बढ़ते जाएंगे, वो ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ बन जाएंगे. जिससे क्या होता है कि उन शहरों पर ना दबाव बनना शुरू होता है. जैसे आज के केस में आप मुंबई में देखते हो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन 4 शहरों में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़. रीज़न यही है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है. अब काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी हो गया. अब अर्बनाइजेशन के होने से क्या होगा कि ओवर अर्बनाइजेशन हो गया, क्योंकि इंडिया के बाकी ज़्यादा शहरों में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है जितना मुंबई में है, जितना दिल्ली में है, या चेन्नई है, कोलकाता में. तो बाकी शहरों में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है. तो दैट्स वाई इंडिया जैसे कंट्रीज़ क्या बन गए, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़ बन गए. कि मतलब कि कुछ शहरों में इंडस्ट्रियल बेस बड़ा अच्छा बन गया, कुछ में बना ही नहीं. तो जिससे क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में डेवलपमेंट हो गई, कुछ पर्टिकुलर, और बाकी के सिटी अछूते ही रह गए उससे. तो ये यानी कि एग्लोमेरेशन इकोनॉमी होना ना अपने आप में अच्छी बात नहीं है. किसी भी कंट्री को एग्लोमेरेशन इकोनॉमी नहीं होना चाहिए. जैसे चाइना इज़ नॉट एन एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, क्योंकि चाइना के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं ना, सभी में उन्होंने बराबर इंडस्ट्रियल बेस बनाया. आप वहाँ के छोटे शहरों में चले जाओ, आप वहाँ के बड़े शहरों में चले जाओ, आपको सभी तरह के शहरों में इंडस्ट्रियल बेस काफ़ी अच्छा मिलेगा, बिकॉज उन्होंने सारे देश के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट किया. लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि कुछ सिटीज़ में तो बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियल बेस बन गया, कुछ सिटीज़ में बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ नहीं आई, या बहुत कम इंडस्ट्रीज़ आई. जिससे क्या हुआ कि जहाँ इंडस्ट्रियल बेस अच्छा बन गया वहाँ डेवलपमेंट हो गया, और जहाँ नहीं बन पाया वहाँ डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तरह से ना इम्बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, या इम्बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से एग्लोमेरेशन इकोनॉमी होना अपने आप में अच्छी बात नहीं है. समझ लगी बात? तो दैट इज़ नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, कि जहाँ पर कुछ शहरों में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन गेट्स लिमिटेड अप टू ओनली फ्यू सिटीज़, कुछ शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए और बाकियों में बिल्कुल ही ना हो पाए या बहुत कम हो पाए. तो ऐसी इकोनॉमीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर एनी कंट्री, स्पेशली द कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन. ठीक है, तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमी होना इतना अच्छा नहीं है. इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं. ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है, द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी. ठीक है, ये सारा हो ही चुका है आपका. आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री की टेबल चेक कर लेना, ये सारा हमने पढ़ लिया वैसे. नेक्स्ट है बच्चों, हाँ प्लीज़ कम ऑन नेक्स्ट पेज. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन. Explain in detail the classification of manufacturing industries. Explain in detail the classification of manufacturing industries. 5 marks. ठीक है, ये मेरा करो. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. देखो बेटा, अब सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अच्छा, अब सबसे पहले नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. प्लीज अंडरलाइन फर्स्ट पॉइंट. इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ the source of raw material. ठीक है, रॉ मटेरियल, इसमें इसके 2 पार्ट्स थे. नंबर 1 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. नंबर 2 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज.
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसके नाम से आपको क्लियर हो गया हो। कहते हैं सबसे अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन करनी है, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट हम चेक करेंगे ये, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले अगर मुझे इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना ना, तो सबसे पहले मैं उनको डिवाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉ मटेरियल, कि वो रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करती हैं। अब देखो बेटा, इंडस्ट्रीज़ अगर हम रॉ मटेरियल के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो हमेशा दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहली इंडस्ट्रीज़ जो एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो आपका मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होगी? वही आपकी कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री, कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, ठीक है, आपकी सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है, आपकी ये जूट इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज़ क्या है? इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है। सपोज मैंने कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, मैंने कॉटन क्लॉथ बनाने की फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, तो अब मेरे पास कॉटन क्लॉथ फैक्ट्री में कैसे, मैं कॉटन क्लॉथ फैक्ट्री तो लगाई है मैंने, काम तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कब काम कर पाएगी? जब मेरे पास खेतों से कॉटन आएगा, यानी कि मेरा जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड, कि मेरे पास खेतों से एग्रीकल्चर से कॉटन आएगा, तब मैं उस कॉटन से धागा बनाऊंगा और धागे से आगे कॉटन क्लॉथ या शर्ट्स बनाऊंगा। ठीक है ना? तो मेरी कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री क्या होगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मैंने रबड़ बनाने की, मैंने मान लो रबड़ बनाने के रबड़ के टायर्स की इंडस्ट्री लगाई है। अब रबड़ के टायर्स हैं तो अपने आप में सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, अभी मैं टायर बना रहा हूँ, मैंने इंडस्ट्री भी लगाई, लेकिन वो इंडस्ट्री चलेगी कब? जब वहाँ मेरे पास रबड़ आएगा। रबड़ क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है। तो दैट मीन्स मेरी इंडस्ट्री, रबड़ बेस्ड इंडस्ट्री मेरी क्या होगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मैंने जूट फैक्ट्री लगाई है, तो जूट प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री लगाई है, तो जूट मेरे पास एग्रीकल्चर से आएगा, तब मैं अपनी फैक्ट्री चलाऊंगा। दैट मीन्स मेरी जूट फैक्ट्री भी क्या हो गई? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है ना? मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, the industries that get their raw material from agriculture are known as agro based industries। ठीक है, इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है। लिख लो ये क्वेश्चन, आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लो, हाउ कैन यू डिवाइड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज on the basis of the source of raw material, on the basis of the source of raw material, explain। ठीक है, ये अलग से 3 मार्क्स में भी आ सकता है और टोटल 5 मार्क्स में भी आ सकता है। कॉपी में आपने 5 मार्क्स के हिसाब से ही करना है, पर इस साथ साथ और करके क्वेश्चन लिखते जाना। ठीक है, आंसर आपने 5 मार्क्स के हिसाब से एक बार ही करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पे फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब द इंडस्ट्रीज दैट गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल रबर, कॉटन, जूट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल मिनरल से लेती है। सपोज मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, मैं आयरन रॉड्स बनाने का काम करता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, उसमें मैं आयरन रॉड्स बनाने का काम करता हूँ, या मेरी स्टील इंडस्ट्री है, उसमें मैं मशीनें बनाने का काम करता हूँ। लेकिन अब मैं आयरन और स्टील से मशीनें कब बना पाऊंगा? मैं सिर्फ तब बना पाऊंगा जब मेरे पास आयरन और स्टील आएगा। सपोज करो मैंने कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, मैं अपनी कारें बनाता हूँ, सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाई है। अब मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कब कर पाऊंगा? जब मेरे पास आयरन और स्टील आएगा, ठीक है ना। अब आयरन कैसे आएगा? जब हमारे देश की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो ज़मीन में से आयरन और निकालेंगी, फिर आयरन और में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगी। तो जब मेरे पास ज़मीन में से निकाला हुआ आयरन आएगा जो कि एक मिनरल है, तभी तो मैं उससे कार्स बना पाऊंगा, क्योंकि आयरन और स्टील अगर होगा ही नहीं तो मैं कार कैसे बनाऊंगा? ठीक है ना। तो दैट मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल मिनरल से लेती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, चलो सपोज मैं एग्जांपल लगा रहा हूँ, मैंने फैक्ट्री लगाई है तांबे के बर्तन बनाने की, द कॉपर यूटेंसिल्स। सपोज मैं तांबे के बर्तन बनाने की इंडस्ट्री लगाई है। अब मैं कॉपर यूटेंसिल्स कब बना पाऊंगा? जब मेरे पास कॉपर आएगा। कॉपर क्या है? मिनरल, वो ज़मीन में से निकलेगा। तो पहले ज़मीन में से कॉपर निकाला जाएगा, फिर मेरे पास पहुंचेगा, फिर मैं उससे यूटेंसिल्स बनाऊंगा। अगर कॉपर ही नहीं होगा तो फिर मैं बनाऊंगा कैसे? उसके यूटेंसिल्स कैसे बनाऊंगा? तो मतलब अगर मैंने मैंने कॉपर यूटेंसिल्स की फैक्ट्री लगाई है, मैंने एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स की फैक्ट्री लगाई है, तो मेरी इंडस्ट्री कौन सी है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि मिनरल्स के ऊपर काम कर रही है। मिनरल ज़मीन से निकलेगा, फिर मेरे पास आएगा, तभी तो मैं उससे चीज़ें बनाऊंगा। मैंने आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री लगाई है, मैंने कार्स मैन्युफैक्चरिंग की, बस मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाई है, तो मेरे पास आयरन और स्टील ज़मीन से निकाल के आएगा। ठीक है, आयरन आएगा, तभी तो मैं उससे बनाऊंगा, तभी तो मैं उससे आगे अपनी कार्स और बसेस बनाऊंगा। तो दैट मीन्स मेरी इंडस्ट्री कौन सी होगी? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इन शॉर्ट वी कैन से
द इंडस्ट्रीज दैट गेट देयर रॉ मटेरियल, द इंडस्ट्रीज दैट गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द मिनरल्स आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है, ये आपकी गोल्ड ऑर्नामेंट्स इंडस्ट्री, सारी क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. इज दैट क्लियर बच्चों? तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एग्रो. एक और क्वेश्चन लिख लो इसका, ऐसे एक और क्वेश्चन रह सकता है. डिस्टिंग्विश बिटवीन, फॉर 3 मार्क्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. Distinguish between agro-based industries and mineral-based industries. Write any 3 points. Write any 3 points. ठीक है. तो बेटा अभी हमने यहाँ तक टॉपिक स्टार्ट किया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अवर ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स. ठीक है, इसी को हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ इसका, आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक और उसका सेकंड पार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट हम कौन सा करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल. ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो. बेटा कोई डाउट्स हो तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. एंड ऑल्सो प्लीज़ राइट डाउन द क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, तो सॉरी टेक्स्ट नोटबुक्स ऑल्सो. कॉपीज़ में उन सबको करना भी है. प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर्स ऑल्सो. ठीक है, थैंक यू सो मच.